हेलो दोस्तों। तो समांतर श्रेणी में आज हम शुरू करेंगे 5.1 एक्सरसाइज यानी अभ्यास यानी प्रश्नावली 5.1। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन। और देखिए, अगर इसके पहले वाले लेक्चर की बात करें तो इसके पहले वाले लेक्चर यानी वीडियो में हम इंट्रोडक्शन कवर कर चुके थे। ठीक है, अब हम केवल और केवल इसके क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे आपके सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हम पिछले लेक्चर में किए थे। ठीक है, चलिए तो आप बोर्ड स्क्रीन पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या दे रखा है। पहले क्वेश्चन में ही आपके 4 पार्ट हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में सम्बद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। ये क्वेश्चन है। अब देखिए, पहला दे रखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ठीक है, अब ज़रा यहाँ समझिए, जैसे आप जर्नी करते हैं, सपोज़ कर लीजिए कि आपको ए से बी तक जाना था। ठीक है, ए से बी तक जाना था ये। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा समझिएगा, प्रथम किलोमीटर की बात कर रहा है तो यहाँ पर जो चार्ज है वो 15 रुपया है। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर नहीं, तो यहाँ से तो चलना शुरू किए ना, यहाँ से चलना शुरू किए और 1 किलोमीटर तक गए और यहाँ पे जो आपका किराया पड़ा था वो 15 रुपये पड़ा था। ठीक है, लेकिन इसके बाद बोल रहा है कि जब दूसरा किलोमीटर आप कवर करते हैं तो आपको 8 रुपये पे करना पड़ता है। पहले तो आपको 15 रुपये पहले किलोमीटर के लिए, लेकिन उसके बाद 8 रुपये। फिर जब अगेन जाते हैं 1 किलोमीटर तो आपको 8 रुपये पे करना पड़ता है। फिर 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 8 रुपये पे करना पड़ता है। इसी तरीके से आप जैसे जैसे आगे मूव करेंगे आपको 8-8 रुपये पे करना होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ की बात करें तो ये समझ लीजिए कि देखिए, ये जो है आप कुछ ऐसे समझिए, यहाँ का जो किराया है वो 15 रुपये है और इसको A1 मान लीजिए। लेकिन इसमें यहाँ पर मतलब जब दूसरा किलोमीटर आप कवर करते हैं तो आपको 8 रुपये इसमें जोड़ के देना पड़ता है। यानी कि 8 रुपये तो ये देना ही है, पहले का 15 रुपये और उसमें 8 रुपये जोड़ के देंगे, यानी कि 23 रुपये आपको देना है। यानी कि जब दूसरा किलोमीटर, यानी कि इसको बोलेंगे A2, क्या बोलेंगे A2, जब यहाँ पर आप पहुँचते हैं तो आपको किराया देना पड़ता है 23 रुपये। लेकिन इससे फिर आगे 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 8 रुपये और बढ़ा के पे करना पड़ता है। यानी कि पहले आपने 23 रुपये पे किया था, उसके बाद 8 रुपये बढ़ा के पे किए, तो ये आ गया आपका 31 रुपये। कितना? 31 रुपये। और ये जो 31 आया है इसको आप A3 मान लीजिए। ठीक है, जब आगे आप जाते हैं तो अब 31 रुपये में आपको 8 रुपये फिर बढ़ा के पे करना पड़ता है, यानी कि 39 रुपये पे करना पड़ता है और उसे A4 मान लीजिए। और इसी तरीके से आप आगे मतलब पे करते चले जाएंगे। ठीक है, अब ये हमसे पूछा है कि जो भी ये घटना घट रही है, जब इसको मैथमेटिकली यानी गणितीय रूप में जब इसको लिखेंगे तो वो एक AP यानी समांतर श्रेणी बनेगा कि नहीं बनेगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ समझिए, A1 की वैल्यू दे रखा है 15, A2 आप देख रहे हैं तो A2 आपको दे रखा है यहाँ पर 23, तो A2 है 23। A3 की बात करें तो ये दे रखा है आपका 31। A4 की बात करें तो ये आपका दे रखा है 39। ठीक है, अब देखते हैं। हाँ देखिए, अगर इनके मतलब इनके बीच का अंतर, अगर इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर अगर बराबर आता है, मतलब ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो अब क्या करिए, D बराबर आप लिखेंगे A2 माइनस A1, फिर लिखेंगे D बराबर आप A3 माइनस A2, फिर लिखेंगे D बराबर A4 माइनस A3, ये लिखेंगे बराबर। अब A2 यानी कि 23 में से आप 15 घटाएंगे, कितना बचेगा? 8 बचेगा। फिर 31 में से 23 घटाएंगे, 31 में से 23 घटाएंगे, फिर 8 बचेगा। फिर आप 39 में से 31 घटाएंगे, 39 में से 31 घटाएंगे, फिर से आपका 8 बचेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये देखने को मिला है कि इनके बीच में
जो अंतर आ रहा है वो सेम है, यानी कि हम कहेंगे कि इनके बीच का अंतर क्या है, सेम। तो हम कहेंगे कि जो सर्वांतर है, जो इनके बीच का अंतर यानी जो सर्वांतर है, सर्वांतर क्या है, समान। और जब सर्वांतर समान है तो हम ये कहेंगे कि हाँ ये जो घटना घट रही है वो एक एपी यानी कि समांतर श्रेणी बना रही है। जब इसको गणितीय रूप में हम लिख रहे हैं तो ये एक समांतर श्रेणी बना रही है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम सेकंड की बात करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन लैंग्वेज क्वेश्चन है, लैंग्वेज यानी कि भाषा वाले क्वेश्चन है, तो इनको आपको आराम से ही समझना होगा। और यहाँ पे हमसे बात किया था कि ये बताइए कि ये एपी में है कि नहीं है। तो देखिए गणितीय रूप में लिखने के बाद हम इसमें क्या करेंगे कि मतलब इनके बीच का अंतर निकालेंगे। अगर अंतर यानी कि सर्वांतर बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, चलिए आगे की कहानी जरा समझिए। यानी कि अब सेकंड, इसी में सेकंड, तो जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया है बोल रहा है कि किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। ठीक है, इससे गणितीय रूप में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जरा यहाँ समझिएगा कि ये क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि प्रत्येक, जब एक बार निकल गया तो जितनी हवा बचा है उसका 1/4 भाग फिर निकलेगा, मतलब उसमें गुणा करके फिर निकालेंगे तो फिर हवा बचेगी। ठीक है, इस तरीके से ये कहानी है। तो हाँ जी, हाँ चलिए समझिए। कोई सिलेंडर था, तो सिलेंडर में हम टोटल हवा मान लेते हैं एक है, पूरा पूरा एक मानेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि शुरुआत में जो हवा है, शुरुआत में, तो आप ऐसे चलिए इसको भी ऐसे ही बना लीजिए, ज़रा समझिएगा इसे। हम शुरुआत में यानी कि पहली कहेंगे कि हवा कितना है, एक है, मतलब पूरा, और पूरा को क्या मानेंगे, एक। जब इसमें से हवा कुछ निकाला जाता है तो बचा हुआ कितना है, तो कितना निकलता है, 1/4 भाग निकलता है। एक में से जब एक बार हवा भरते हैं, मतलब उससे जब हवा निकालते हैं यानी किसी गाड़ी में जब भरते हैं तो 1/4 भाग हवा बाहर चली जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे निकालोगे आप तो एलसीएम लो तो आएगा 4, तो 4 एकम 4 और यहाँ से 1 आएगा यानी कि 3/4 भाग बचेगा। ठीक है, इतना भाग अब बचा हुआ है। देखिए पहली बार निकाला तो ये, दूसरी बार हवा निकालते हैं जब, तो अब बचा हुआ कितना है, 3/4 भाग। अब इसमें से बोल रहा है कि आपको 1/4 गुणे 3/4 ये आपका हवा जो निकलेगा, मतलब अब हवा इतना बचेगा। इसके बाद देखिए क्या है, इतना भाग है, अब इतना भाग बचा हुआ है, इसका 1/4 भाग हवा निकल जाती है। तो इसका 1/4 भाग हवा क्या होती है, निकल जाती है। तो अब बचा हुआ कितना है, अब यहाँ ज़रा समझिएगा, ये 3/4 है माइनस 3 एकम 3 और नीचे 4 चौक को 16, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 16। तो 4 चौक को 16, तो 4 तिहाई कितना होगा, 12 माइनस 16 एकम 16, 16 में से 3 निकालेंगे तो कितना 3 एकम 3 ये आएगा। अब देखिए यहाँ से 12 में से 3 निकालेंगे 9 और 9/16 बचा है, यानी कि इतनी हवा निकलने के बाद इतनी हवा बची हुई है। ठीक है, अब फिर इसमें से निकाली जाती है हवा, मतलब एक बार और हवा निकाली जाती है, तो बचा हुआ कितना है, 9/16। इसमें से जो हवा निकलती है 1/4 गुणे 9/16, मतलब इतने में से 1/4 भाग हवा निकल जाती है, यानी कि 9/16 का 1/4 भाग निकल जाता है। अब यहाँ से देखिए तो लिखेंगे 9/16 माइनस 9 एकम 9 और 16 चौक को 64, ये हो गया। एलसीएम लेंगे 64 आएगा, तो 16 चौक को 64, तो 4 9 36 माइनस 64 एकम 64, तो 9 एकम 9। जब 36 में से 9 घटाएंगे तो 27 में, मतलब 27/64 ये ओवरऑल आएगा। ठीक है, अब इसे आप क्या मान लीजिए, ये आप कहिए कि ये A1 था, ये A2 था, इसे आप A3 बोलिए,
और इसे आप बोल दीजिए कि ये A4 है, ठीक है, ये है। और हम जैसे इनके पद की बात कर रहे हैं, यानी कि पहला पद कितना है 1 है, दूसरा कितना है 3/4, तीसरा पद 9/16, चौथा पद 27/64। अब हमें देखना है अंतर इनके बीच का। तो अब देखिए डी की बात कर रहे हैं, समझिएगा, हम लिखेंगे A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 3/4, तो 3/4 में से A1 यानी कि 1 घटाएंगे तो 1/1 लिख सकते हैं। अब इसे हम हटा रहे हैं, ठीक है, ये आपका A2 यहाँ लिख दीजिए। तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, तो 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा, ठीक है। तो 1/3 3, ये माइनस 4 एकम 4, ये आएगा। अब देखिए यहाँ से आप क्या करिए, घटाइए, 4 में से 1 घटाएंगे, -1/4 बचेगा, यानी कि यहाँ से क्या बचा, -1/4। अब दूसरा जरा देखते हैं, A3 में से A2 घटाते हैं। जब A3 कहाँ है, ये है 9/16, 9/16 में से हम 3/4 घटाते हैं, ये एलसीएम लीजिए 16 आएगा, 16 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 16, 16 एकम 16, तो 1 का 9 में करेंगे तो 9 माइनस 4 चौक को 16, तो 4×3 12, ये आएगा। 9 में से 12 घटाएंगे तो -3 बचेगा और बटे में 16, ये बचा। अब यहीं पे आपका क्वेश्चन हो गया। आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि A2 यानी कि ये जो डिफरेंस है ये -1/4 है, और ये जो डिफरेंस यानी कि इनके बीच का अंतर आया है वो -3/16। तो -1/4 और ये -3/16 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर यानी कि जो A1 A2 के यानी A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 के मतलब इनका जो अंतर आएगा, यानी कि सर्वांतर की बात करें, आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए दूसरे क्वेश्चन को बोलेंगे कि ये AP यानी कि समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है, जरा इसे समझिएगा। चलिए अब हम इसके थर्ड पार्ट की बात करेंगे। देखिए आपको ना आराम से करते चलना होगा, आप आराम से क्वेश्चन समझते चलिए, आपको सारी बातें अच्छी लगेंगी और क्वेश्चन भी आपको समझ में आएंगे और आप कर भी लेंगे। हाँ जी, चलिए अब हम थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर क्या दे रखा है जरा वो देखिए। हमसे ये बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, मतलब 1 मीटर खुदाई कर लेते हैं, उसके बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, जैसा हमने पहला क्वेश्चन देखा था उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जैसे अपने को कुआं खोदना है, ठीक है, कुआं खोदना है, ज़रा ये समझिएगा, ऐसे फ़ोटो के थ्रू आपको ज़्यादा बात समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए कि हमें इस तरीके से कुआं खोदना है, तो बोल रहा है कि जब पहले 1 मीटर कुआं खोदते हैं, ठीक है, तो पहले जब पहले मीटर के कुआं खोदने में, मतलब इतनी खोदने में जो लागत आती है वो शुरू होती है कि आपको 150 रुपये पे करने हैं, ठीक है, पहले। लेकिन उसके बाद जब हम नेक्स्ट खुदाई करेंगे तो उसमें आपका 50 रुपये बढ़ता चला जाएगा, 50 रुपये बढ़ता चला जाएगा। यानी कि ये 1 मीटर जब दूसरे मीटर की खुदाई करेगा, मतलब जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ तक खोदने में जो उसको पे करना पड़ेगा वो 150 रुपये में 50 रुपये बढ़ा के देना पड़ेगा, यानी कि 150 यहाँ तक, उसके बाद जो खोदेगा उसमें 50 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, यानी कि अब उसको पे करना पड़ेगा 200 रुपये, ठीक है, ये पे करना पड़ेगा। बोल रहा है कि जब तीसरे मीटर की खुदाई करेगा, मतलब जब यहाँ पे खोद के आएगा तो उसे पे करना पड़ेगा अब 200 रुपये में 50 रुपये फिर बढ़ा के, यानी कि 250 रुपीज़, यानी 250 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है।
जब अगेन इधर कहीं खोदेगा, अरे कुआं बड़ा है अभी, इसको अब चाहें तो ऐसे कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। जब यहाँ पर खोदते हुए आएगा तो जो उसको पे करना पड़ेगा 250 में 50 रुपये बढ़ा के, यानी कि 300 रुपये अब पे करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से इसे आप मान लीजिए कि ये A1 है, इसे आप माने A2, इसे आप माने A3 और इसे माने A4। ये पद की बात हो रही है इस तरीके से। अब देखिए, अगर इनके बीच का जो सर्वांतर हम निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, यानी डी की वैल्यू निकालते हैं, अगर वो आपस में बराबर है तो ये जो घटना घट रही है ये एक समांतर श्रेणी बनाएगी, ठीक है। अब यहाँ से समझिए, हम डी की बात कर रहे हैं, यानी A2 माइनस A1। अगर A2 की बात करें तो A2 कितना है 200, तो 200 में से A1 150 घटाइए, 150 घटाएंगे तो बचेगा कितना 50 रुपया, ठीक है। फिर से बात करते हैं डी की। अब A3 में से A2 घटाते हैं, यानी कि अब A3 की वैल्यू कितनी है 250, 250 में से आप क्या घटाएंगे A2 घटाएंगे, और A2 की वैल्यू कितनी है 200, बचेगा कितना 50, ये बचा। हम फिर से निकालते हैं A4 में से A3, तो ये 300 में से हम 250 घटाएंगे तो बचेगा 50, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इनके बीच का अंतर है, जो इनके बीच का अंतर है वो बराबर है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे कि जो सर्वांतर है, जो सर्वांतर है वो समान है। सर्वांतर क्या बोलेंगे कि समान है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जब सर्वांतर समान होगा तो हम कहेंगे कि ये जो आप गणितीय रूप देख रहे हैं ये एक AP है। AP का मतलब समांतर श्रेणी में है, आप ये बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद की कहानी यानी 4th नंबर की कहानी है, ज़रा उसे आप समझिए। हाँ जी, चलिए 4th नंबर देखिए। और 4th नंबर में आप देखेंगे कि मैथमेटिकल पोर्शन है, तो इसे हम डायरेक्ट आपको कराएंगे और आप डायरेक्ट करिएगा, ठीक है। किधर गए भैया? हाँ जी, हाँ जी, चलिए क्वेश्चन समझिए। अपने को क्वेश्चन 4th नंबर में ये बोल रहा है, 4th नंबर में, कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इसको हमें ये देखना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि हम बात कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज, इसको बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, हाँ ये बोला जाता है। अच्छा, इसको CI भी लिखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो देखिए, अपने को समय दे दिया गया है, ठीक है। समय मान लीजिए n, इस तरीके से दिया जाएगा। दर अपने को दे दिया गया है R%, ठीक है। जो मूलधन है वो अपने को दे दिया गया है P, ये। तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका P 1 + R/100 की पावर n, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये 8th में हम पढ़े होते हैं, 8th, हाँ उससे 7th 8 इसमें पढ़े होते हैं ये फॉर्मूला। अब आप यहाँ समझिए, बोल रहा है कि यहाँ पर P की जो वैल्यू है, P की वैल्यू 10,000 दे रखी है, ये दे रखा है इतने रुपए, ठीक है। अब आपका आगे देख लीजिए। अच्छा, P की वैल्यू यहाँ लिख लीजिए, ये आपको 10,000 रुपये दे रखा है। यहाँ पे दर आपको दे रखा है 8%, समय दे रखा है, समय की बातें नहीं कर रहा है, समय आप अपने हिसाब से ले लीजिए, पहली दूसरी तीसरी आप अपने हिसाब से लेंगे
तो यहाँ पे हम बारी बारी से रखेंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से हम रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला में पुट करिए। देखिए तरीका क्या है कि आप ना n के प्लेस पे 1 पुट करिए इस फॉर्मूले में, ठीक है, इस फॉर्मूले में। तो आप देखेंगे कि जो पहला है यानी कि CI पहले साल का आएगा, CI किसका, पहले साल का, इसको A1 मान लीजिए। इसको क्या मान लेंगे, A1 नहीं सॉरी, A1 तो दिया ही है ना, A1 क्या है, इतना है। एक साल बीतेगा मतलब आप समझिए कि पहले आपके पास इतना है, ठीक है। तो आप ये बोल देंगे कि A1 यानी कि शुरुआत में हमारे पास कितना है, 10,000 इतना है। n की वैल्यू जब पुट करेंगे तो एक साल बाद यानी कि पहले साल आपके पास था कितना, इतना, लेकिन अब एक साल बाद यानी कि पहले साल की बात करते हैं तो उसे आप A2 बोल देंगे। उसे क्या बोलेंगे, A2 बोलेंगे। ये आपको कहानी थोड़ी बाद में समझ में आएगी, ठीक है। हम यही फॉर्मूला लिख रहे हैं, CI कंपाउंड इंटरेस्ट A2 बराबर P की जगह रखेंगे हम 10,000, 1 प्लस R की जगह रखेंगे 8 बटे में 100 की पावर 1, ये लिखेंगे। हल करिए, ये गुणे 100 का 1 में गुणा करेंगे तो 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108 बटे में आपका आ जाएगा, ये देखिए 2 0 से 2 0 गया तो ये आपका आएगा 108 और 2 बार 0, इतना रुपया होगा। तो पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा वो 10,800 रुपये बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं CI जब n की वैल्यू हम 2 रखते हैं यानी कि दूसरे साल की बात करते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे A3 बराबर P की जगह क्या रखेंगे 10,000, 1 प्लस 8 बटे में 100 की पावर 2, ठीक है। अच्छा इसको आप ना घर पे बैठ के सॉल्व करिएगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। हम डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे कि ये आएगा कितना, 12,597 इतना रुपया आएगा, हाँ इतना रुपया आएगा। इसी तरीके से जब n = 3 आप पुट करेंगे तब जब CI आएगा वो लिखेंगे A4 बराबर 10,000, 1 प्लस 8 बटे में 100 की पावर 3, और जब यहाँ से आप सॉल्व करते हैं तो आता है 15,869 इतना रुपया आएगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इनके बीच का जो अंतर आएगा वो बराबर है कि नहीं है। यानी D की बात करते हैं, A2 माइनस A1 बराबर, A2 की वैल्यू 10,800 है, A2 की वैल्यू है 10,800 में से 10,000 आप घटाएंगे तो बचेगा आपका 800 रुपया। कितना बचेगा, 800 रुपया, ठीक है। यहीं से अगर बात करते हैं A3 माइनस A2 की तो A3 की वैल्यू कितनी है, 12,597, 12,597 में से आप A2 यानी कि 10,800 घटाएंगे तो जब 10,800 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 97, तो ये होगा ही। 15 में से 8 जाए 7 बचेगा, ठीक है, और 11 में से 0 यानी कि 1, इतना रुपया बचेगा। अब जरा यहाँ यहीं से कहानी समझ लीजिए कि यहाँ पे जो अंतर आया है वो 800 रुपये, यहाँ पर अंतर आया है 1797, तो हम बोलेंगे कि सर्वांतर बराबर नहीं है यानी सर्वांतर समान नहीं है। हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि इनके बीच में जो सर्वांतर आया है इनका सर्वांतर समान नहीं है, नहीं है, ठीक है। सर्वांतर समान नहीं है तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गया। तो फिर हम बोलेंगे कि जो चौथा है वो AP नहीं है यानी कि वो समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई, जरा कॉपी करिए। हाँ जी, चलिए एक चीज़ और यहाँ पे अपन करते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब हम दूसरे नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद अपनी सभा समाप्त करेंगे क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन तब तक आप अपने बुक में देख लीजिए क्या दे रखा है, और चाहें तो आप ट्राई भी कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन हम एग्जाम्पल यानी कि पहला लेक्चर था इस चैप्टर का
उसमें हम देखे थे और उसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन।